हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट दो लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन था वो था अराउंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने एक बात नोट की होगी कि अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग, वो सारा डिस्कशन पॉइंट चार्ज से रिलेटेड था। अभी तक हमने एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से हम लिखते हैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं की। फॉर एग्जाम्पल हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, या फिर एक रॉड है, या फिर एक वायर है, या फिर रिंग है, तो इस तरीके की जो कंटिन्यूस बॉडीज होती है, अगर इनके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली भी है, तो उनकी वजह से किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जाता है और समझा जाता है, इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो वो डिस्कशन आज होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। मेरे पास क्या सिचुएशन है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है कुछ इस तरीके से, और इस रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपको लैम्डा गिवन में है, इसका टोटल चार्ज Q है और इसकी जो लेंथ है वो है L। ये सारी बातें आपको गिवन में है। अब से बात पूछी गई है कि इसके एक एंड से ए डिस्टेंस दूर जाके कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो ये जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके एक एंड से ए डिस्टेंस दूर जाके कोई एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए पता है, दैट इज KQ/R। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो जब भी हमको कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए पता हो, और अगर हमको उसको एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पता हो, अगर हमको उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है, तो क्या करो, एलिमेंट मानो। और रॉड के लिए एलिमेंट मानना आई होप अब आपको आ गया होगा, इतनी बार मान चुके हैं। तो रॉड के लिए जो एलिमेंट होगा वो होगा यहां से x डिस्टेंस दूर जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट हम मानेंगे। x डिस्टेंस दूर जाके dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट हम मानेंगे। अब क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी छोटा होगा, तो उस चार्ज को हमने कह दिया dq। इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आप चाहो तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, Q/L भी लिख सकते हो, Q/L इंटू dx। ठीक है भैया। अब जैसे ही आपने एलिमेंट मान लिया, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस dq पॉइंट चार्ज को देखो। तो क्या इस dq पॉइंट चार्ज की वजह से इस p पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेरे पास छोटा सा आएगा, और वो आएगा K dq डिवाइडेड बाय x। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ऐसे मैं छोटे छोटे एलिमेंट मानता जाऊंगा। पहला एलिमेंट मानूंगा x इक्वल्स टू a के ऊपर, और जो लास्ट एलिमेंट मानूंगा वो मानूंगा x इक्वल्स टू a प्लस l के ऊपर, और इन सब को सिंपली ऐड कर दूंगा। तो सिंपली ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सर सिंपली ऐड कैसे कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो P पॉइंट पे के ऊपर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अलजेब्रिकली आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हो, और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq डिवाइडेड बाय x। अच्छा, अब
एक बात समझो कि dq को मैं क्या लिख सकता हूं, dq को मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dx। तो क्या मैं यहां पे इसको इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x लिख सकता हूं। अब सवाल उठता है लिमिट कहां से कहां तक, तो सबसे पहला एलिमेंट जहां मानो वो लोअर लिमिट और जो लास्ट एलिमेंट मानो वो आपकी अपर लिमिट। सबसे पहला एलिमेंट कहां मानोगे, x इक्वल्स टू a के ऊपर, और जो लास्ट एलिमेंट मानोगे वो मानोगे x इक्वल्स टू a प्लस l के ऊपर। तो लिमिट मेरे पास आ जाएगी a से लेके a प्लस l। के लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है ln x, कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस l तक। आप चाहो तो लैम्डा को q बाय l भी लिख सकते हो, तो k q बाय l ln a प्लस l डिवाइडेड बाय a। ये कैसे लिखा समझ में आया? सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा तो ln a प्लस l, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस ln a, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इसी तरीके से एलिमेंट मानना आपको अब तो आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, के रिंग की वजह से किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहते हैं। सबसे पहला केस हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि सेंटर के ऊपर आप बताइए कि मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ये तो डिस्क बन गई। मेरे पास सिचुएशन क्या है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये बात कह सकते हो कि इस रिंग का लैम्डा मुझे गिवन में है, टोटल चार्ज मुझे गिवन में है, और रेडियस मुझे गिवन में है। तो किस तरीके से मैं लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे मान रहा हूं dq। अब क्योंकि इसकी रेडियस मुझे गिवन में है कि ये जो रेडियस है वो है r, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से सेंटर के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। मतलब इस पूरी रिंग की वजह से लिखना है। मैंने छोटा सा एलिमेंट माना dq, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मैं सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, सॉरी सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता हूं, तो वो हो जाएगा k dq बाय r। इसी तरीके से अगर मैं छोटा सा एलिमेंट यहां मानता हूं, तो उसकी वजह से भी जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा k dq बाय r। तो इसी तरीके से अगर आप गौर से देखो तो सारा चार्ज सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है, तो सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा k dq बाय r, k dq बाय r, k dq बाय r। तो ऐसे ऐसे करते करते dq 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 सबको ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास टोटल चार्ज बन जाएगा। और अगर टोटल चार्ज बन जाएगा तो सेंटर के ऊपर एट सेंटर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने O कहा, VO, वो आएगा k q डिवाइडेड बाय r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अब बात को जरा गौर से समझो कि सेंटर के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा k q बाय r, और इसके पीछे का कारण क्या है कि हर एलिमेंट जो मैं मान रहा हूं वो मेरे पास इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, मतलब r डिस्टेंस पे है। तो k dq बाय r, k dq बाय r, ऐसी तरीके से dq 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 को ऐड करते जाओगे तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास सेंटर के ऊपर कितना आ जाएगा, k q बाय r। अब ये तो मैंने कहा कि जब मेरे पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेरे पास चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता तो क्या तब भी मेरा आंसर k q बाय r ही आता? बिल्कुल आता। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, भले ही ज्यादा हो लेकिन डिस्टेंस तो r ही है, लेकिन टोटल चार्ज भी मेरे पास q ही है। तो क्या मेरे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k q बाय r ही आता? इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे चार्ज ज्यादा है
यहाँ पे चार्ज कम है, ओवरऑल चार्ज अगर मेरे पास Q है तो सेंटर के ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? बिल्कुल सही बात। तो ये हमारा फर्स्ट केस। कोई आपसे ये बात पूछ ले कि भैया एक्सिस के ऊपर बताओ, चलो इसी को ही थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अब मेरे पास सर्कुलर सेक्शन नहीं है, सेमी सर्कुलर सेक्शन है, और अब मुझसे पूछा है कि सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। थोड़ा गंदा बना, थोड़ा साफ बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से सेमी सर्कुलर सेक्शन है और इसके ऊपर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है Q और इसकी रेडियस मेरे पास है R। अगेन आपके लिए वही बात कि जो टोटल चार्ज है ईच एलिमेंट आपका सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस के अंदर भी आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो KQ/R ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट मानोगे इसका डिस्टेंस R, ये एलिमेंट मानोगे इसका डिस्टेंस R, ये एलिमेंट मानोगे इसका डिस्टेंस R। तो आपके लिए हर एलिमेंट R डिस्टेंस के ऊपर है, तो ऐसे हर एलिमेंट को ऐड करते जाओगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा विच इज KQ/R। मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, तो चाहे आप पूरा सर्कल मानो, चाहे आधा सर्कल मानो, चाहे क्वार्टर सर्कल मानो, अगर मेरे पास टोटल चार्ज Q है तो मेरे पास सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो KQ/R ही आएगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हमको एंगल नहीं भी पता हो, बस ये बात पता हो कि टोटल चार्ज मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, तो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो KQ/R ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहला केस क्या था? हम निकाल रहे थे एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आता है KQ/R। अगर मेरे पास चार्ज चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आप ये बात चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, लिखो एट सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी KQ/R इवन इफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आई? चलिए अब हम बात करते हैं एक्सिस के ऊपर। ऑन दी एक्सिस, चलिए सबसे पहली बात एक रिंग बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज्ड रिंग है, कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q और इसकी जो रेडियस है वो है R। सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके कोई एक पॉइंट है P। मुझे इस चार्ज्ड रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे वो बताना है। तो अगर आप गौर करो तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपका फंडा क्या रहेगा, एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे DQ। यस और नो? इसकी रेडियस आपको पता है, ये रेडियस है R, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा √R² प्लस x²। अब अगर आप गौर करो तो ये आपका P पॉइंट, ये DQ एलिमेंट से इसका डिस्टेंस है √R² प्लस x²। चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, ये वाला एलिमेंट लो, इससे भी इसका डिस्टेंस कितना होगा √R² प्लस x²। ये वाला एलिमेंट ले लो, इससे भी इसका डिस्टेंस सेम ही होगा। तो अगेन आपके पास जो आप छोटे छोटे एलिमेंट लोगे उनसे P पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर मैं छोटा सा पोटेंशियल dV लिखता हूं तो वो क्या होगा, K dq डिवाइडेड बाय √R² प्लस x²। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल लिखना है तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dV विच इज K √R² प्लस x²। तो बाहर चला जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब टोटल चार्ज मुझे आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी मेरे पास चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा तो टोटल चार्ज आप लिख सकते हो पॉइंट चार्ज की जगह। वही फंडा हमने इस्तेमाल किया और हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। ठीक है, चलिए अब हो सकता है आपसे कोई ये बात पूछ ले कि भैया आप तो ये बात बताइए कि इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, मुझे ये बात बताइए, क्या बात बताइए कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q और इसकी जो रेडियस है वो है R। तो आप ये बात कह सकते हो, अगेन सेम सिचुएशन, हर चार्ज का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा, और अगर सेम होगा तो P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? ओके, अब ये थोड़ा सा अगर आपको उसको कंफ्यूज करना होगा तो वो आपको ऐसा बोल सकता है कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है which has uniformly distributed charge और टोटल चार्ज है मेरे पास Q। अब मैंने क्या किया, उस रिंग को हाफ कर दिया, मतलब उस रिंग को आधा काट दिया। अब मुझे ये बात बताइए कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बात समझ आई? दोनों सवालों में फर्क क्या है कि इसमें और जो मैंने आपको अभी सवाल बोला इसमें फर्क क्या है कि इस केस में तो जो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है वो Q ही है, चाहे आप पूरी रिंग मानो या सेमी सर्कुलर रिंग मानो। लेकिन जब आपको ये बात बोली गई कि पहले टोटल चार्ज Q था, अब उसको आधा काट दिया, तो अब मेरे पास जो चार्ज होगा वो Q/2 आ जाएगा। तो यहां पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Q/2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ऐसे सवाल की लैंग्वेज को समझ के ये इस बात का डिसीजन लेना है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, और जितना भी टोटल चार्ज है K इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। ओके, चलिए अब रिंग के बाद क्या आती है, रिंग के बाद आती है डिस्क। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। बेसिकली मेरे पास सिचुएशन ऐसे है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, उसकी वजह से उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके मुझे लिखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। चलिए बनाते हैं सबसे पहले डिस्क। ऐसे नहीं बनेगी, चलिए अब बात समझो कि डिस्क के लिए मुझे क्या क्या बात गिवन में है। एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क के अंदर ये पूरा मटेरियल भरा हुआ होगा। मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपको ये बात नहीं बनाया है। ठीक है भैया, इसका चार्ज है टोटल चार्ज Q R और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है भैया, अब बात को जरा गौर से समझो, ये एक्स कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई। अब डिस्क के साथ दिक्कत क्या है कि अगर मैं ये वाला कोई एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं तो इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, इस एलिमेंट का डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा। तो आप डायरेक्टली कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट कुछ इस तरीके से मानना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता हो और उसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये पूरी डिस्क बन जाए। तो भैया इतने सारे सवाल कर लिए। हमेशा डिस्क के केस में जो एलिमेंट हम मानते हैं वो कैसे मानते हैं, R डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग। तो हम एलिमेंट कैसे मानेंगे, यहां से, सॉरी R डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की एक एलिमेंटल रिंग। ठीक है,
अब इस रिंग के ऊपर जो छोटा सा चार्ज है पूरी रिंग के ऊपर, वो है मेरे पास dq। तो सबसे पहला काम है इस dq को लिखना। मुझे ये बात पता है कि dq क्या होगा, dq होगा सिग्मा इनटू इस छोटी सी एलिमेंटल रिंग का एरिया। एरिया को कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई r इंटू डी आर। सो ये मेरे पास आ गया dq। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब सब चीज को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को देखो। इस एलिमेंट की वजह से p पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k dq डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है r, और जब आप यहां से ये डिस्टेंस लिखने जाओगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये मेरे पास छोटी सी एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dq डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब dq को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 2 पाई r डी आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ k सिग्मा इंटू 2 पाई r डी आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी मेरे पास r के रिस्पेक्ट में ही r की ही आएगी। तो r की सबसे पहली लिमिट, मतलब सबसे पहला एलिमेंट कहां मानूंगा, r इक्वल्स टू 0 पे, और लास्ट एलिमेंट कहां मानूंगा r इक्वल्स टू कैपिटल R पे। तो जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल R। चलिए अब क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या बाहर आ रहा है, k बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ r डी आर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस तरीके का इंटीग्रेशन करना हमको आता है। किस तरीके से करेंगे, और इसका रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को आप मानोगे t स्क्वायर। ठीक है, x तो मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है r, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2r dr इट इज इक्वल्स टू 2t dt। 2 से 2 गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास आएगा, k को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ r dr को क्या लिख सकता हूं, t dt, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को लिखूंगा t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का रूट लिखूंगा तो ये बनेगा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, रूट ऑफ r स्क्वायर टी डी टी, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी डी टी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिखूंगा टी स्क्वायर, और इसका रूट लिखूंगा तो ये बनेगा टी। तो ये टी से ये टी जाएगा, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, यहां पे भी कुछ जा रहा है, ये पाई से ये पाई गया, ये 2 टाइम्स, तो इस तरफ मेरे पास बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। dt का इंटीग्रेशन होता है t। अब सवाल उठता है कि अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो अब जो लिमिट भी आएगी वो भी t की आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं लिमिट को चेक करूं तो जब मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू 0 थी तो यहां पे t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू हो जाएगी x। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जो लोअर लिमिट होगी वो होगी x, और जो अपर लिमिट होगी वो होगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x से लेके रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क. और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. तो इस तरीके से बेसिकली कोई हार्ड चीज नहीं है, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं उसी तरीके की सिचुएशन है, लेकिन याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए. अब अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले कि क्या बात पूछ ले, ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या करोगे आप, जरा गौर से देखो. ग्राफ के लिए अभी इस एक्सप्रेशन से आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सिचुएशन है मेरे पास, कि x को बढ़ाने के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है. क्या सिचुएशन है, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं. किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो ऐसा का ऐसा है, इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से डिवाइड. ये इससे कट जाएगा, तो ऐसा तो मैं कर सकता हूं. ये अगर गौर से देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. इससे ये गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आई वो आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास डिक्रीज हो रहा है. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. यस और नो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. तो कोई आपसे ये बात पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाइए, तो सेंटर पे तो आपके पास मैक्सिमम होगा. यस और नो, सेंटर के ऊपर तो मैक्सिमम होगा. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. और सेंटर के ऊपर कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस x, तो यहां पे मेरे पास है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है. तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ग्राफ बनेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. अब हॉलो स्फीयर के केस में क्या है ना, कि वो जो एलिमेंट मानने का केस है वो बहुत ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है उसके अंदर. तो इसके अंदर हम लगाते हैं जुगाड़. क्या जुगाड़ लगाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हॉलो स्फीयर है, तो जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3 केसेस आए थे, यहां पे भी हमारे पास 3 केसेस आएंगे. सबसे पहला है आउटसाइड स्फीयर. कहने का मतलब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R. मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q, और इसकी जो रेडियस है वो है R. अब
बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बेसिक डेफिनेशन थी वो क्या थी कि एक चार्ज को, एक यूनिट कूलम्ब चार्ज को, या फिर 1 कूलम्ब ही ले लो, 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां पे लाने में, मतलब इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर लाने में जो वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, और हम कैसा लेके आ रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं, दिस वर्क डन विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर आप गौर से देखो तो सिंपल सा फंडा कि जब 1 कूलम्ब चार्ज को हम यहां से यहां पे लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से लग रही है कि सारा चार्ज आप सेंटर पे मानो और पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास लगती है KQ/r²। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रही है तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी तरीके से लग रहा होगा? अरे इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरीके से लग रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर भी उसी तरीके से होगा कि सारा चार्ज आप सेंटर पे मानो और चीजों को सॉल्व करो। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरीके से लग रहा है तो क्या उसका वर्क डन भी उसी तरीके से लग रहा होगा? बिल्कुल सही बात। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आप इस तरीके से चीजों को सोच सकते हो कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे मानो और सेंटर पे मान के P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो। तो P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/r, और ये स्मॉल r, KQ/r, और ये होगा मेरे पास आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है भैया। दूसरा पॉइंट है मेरे पास एट द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। तो सिंपल सा फंडा, Q चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के यहां से यहां लाऊंगा तो सारा चार्ज, ये भी एक तरीके से आउटसाइड पॉइंट ही हो गया, तो सारा चार्ज मेरे पास सेंटर पे रख के मैं चीजों को सॉल्व करूंगा तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा KQ/r। ठीक है भैया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इनसाइड स्फीयर। which is r is less than capital R। अब r is less than capital R, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात, मैं 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से उठाया, सरफेस पे लाया, तो वर्क डन कितना हुआ, KQ/r। अब अगर आपको याद हो तो एक स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जैसे ही चार्ज अंदर की तरफ एंटर करेगा उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो चाहे आप 1 कूलम्ब चार्ज को सरफेस पे लेके आओ, चाहे 1 कूलम्ब चार्ज को अंदर लेके आओ, वर्क डन मेरे पास सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको काम तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक लाने का करना होगा, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क डन कैसे होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो सरफेस का पोटेंशियल ही रहेगा, विच इज KQ/r। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो स्फेरिकल शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट पे जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सारा चार्ज सेंटर पे मानो और KQ/r हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। सरफेस के ऊपर KQ/R, और इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है KQ/R। और इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अंदर की तरफ पोटेंशियल लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के इंफिनिटी से अंदर लेके आना है। अंदर लेके आना है तो उसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा। सबसे पहले इंफिनिटी से सरफेस तक लेके आया, वर्क डन KQ/R। सरफेस से अंदर ले जाने में तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 तो कोई वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक लाने का लिखना है। बात समझ आई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब वो चाहे आपसे ये बात पूछ ले कि यहां से r1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। R2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। इनसाइड कोई सा भी पॉइंट आप उठा लो, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो KQ/R ही रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब अगर कोई आपसे इसके अंदर ये बात पूछ ले कि आप ग्राफ बनाइए, तो क्या हम ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं कि हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस पे मैंने बनाया आर और वाई एक्सिस पे मैंने बनाया पोटेंशियल V वर्सेस आर। अब अगर आप गौर से देखें तो जब तक R की वैल्यू कैपिटल R तक है तब तक तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है विच इज KQ/R। तो R की वैल्यू कैपिटल R तक मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये कुछ इस तरीके से, ये कांस्टेंट एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये इनसाइड पॉइंट के लिए है और ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से लिखेंगे। तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी उसी तरीके से यहां पे भी हमारे पास 3 केसेस आएंगे। जो सबसे पहला केस है वो है आउटसाइड स्फीयर। मतलब कोई एक पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है और इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इसके बारे में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन में है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, इसकी रेडियस है R और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे पास रो है तो रो को मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है भैया। अब अगेन वही बात कि जब भी मैं सॉलिड स्फीयर को तोड़ूंगा, क्योंकि पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से तो मैं एक साथ तो नहीं लिख सकता, तो मुझे इसको छोटे छोटे स्फेरिकल शेल के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, R डिस्टेंस पे जाके, सॉरी R तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, X डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल लूंगा। अब अगर स्फेरिकल शेल ले लिया तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से इसके ऊपर जो चार्ज आया वो आया dq। dq क्या आएगा, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। यस और नो? वॉल्यूम को हम कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू विड्थ। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया। अब इस dq की वजह से अब सबको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस स्फेरिकल शेल देखो। इस स्फेरिकल शेल की वजह से ये r पॉइंट मेरे पास आउटसाइड पॉइंट है, तो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा dv वो होगा k dq डिवाइडेड बाय r। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल लिखना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट के लिए dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय r। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो x की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे पहला स्फेरिकल शेल मानूंगा वो x इक्वल्स टू 0 पे मानूंगा, और जो लास्ट स्फेरिकल शेल मानूंगा वो x इक्वल्स टू कैपिटल R के ऊपर मानूंगा। चलिए क्या क्या बाहर आ जाएगा,
k बाहर, रो बाहर, 4 पाई बाहर, स्मॉल r बाहर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लिमिट 0 से लेके कैपिटल R। यहां से अगर आप गौर से देखो तो रो को मैं क्या लिख सकता हूं, Q डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूंगा तो आर क्यूब आएगा, आर क्यूब बाय 3, और लोअर लिमिट 0 है तो उसको पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 पाई आर क्यूब से 4 पाई आर क्यूब गया, 3 से 3 गया, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो आया के क्यू बाय आर। और आना भी था, आप चाहो तो इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते थे कि जब हम सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज उसके सेंटर के ऊपर रखा हुआ हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरीके से होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी तरीके से होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरीके से होगा तो वर्क डन भी उतना ही करेगा, और वर्क डन उतना करेगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इसी के अंदर कोई आपसे ये बात पूछ लेता कि सरफेस के ऊपर बताइए, एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वहां पे स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इनसाइड पॉइंट के लिए कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, किस तरीके से थोड़ी डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड स्फीयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है। चलिए सबसे पहले एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से है। अब मेरा टारगेट क्या है कि सेंटर से आर डिस्टेंस दूर कोई एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो जैसा हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए किया वैसा हम यहां पे भी कर सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाके एक स्फेरिकल शेल में मानो जिसकी विड्थ मेरे पास है dx, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है dq। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि जब तक मेरे पास x की वैल्यू स्मॉल r तक है तब तक तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आउटसाइड स्फेरिकल शेल है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं k dq बाय स्मॉल r। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू स्मॉल r से बाहर गई तो ये वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट बन जाएगा, तब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सोच समझ के लिखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से मेरे पास सिचुएशन बनेगी। तो ओवरऑल मैं ये बात बोल सकता हूं कि सबसे पहली बात ये dq कितना होगा, dq होगा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। यस और नो। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। सबसे पहला वाला जब 0 से लेके स्मॉल r तक, तो dv मेरे पास आ जाएगा, सॉरी अगर मैं टोटल इंटीग्रेशन लिखूं, टोटल पोटेंशियल लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ k dq डिवाइडेड बाय r। यस और नो। क्यों? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये एक स्फेरिकल शेल है। ऐसे समझो कि एक स्फेरिकल शेल है और इसके लिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर मुझे बतानी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो k इंटू इसके ऊपर चार्ज विच इज dq डिवाइडेड बाय r। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके स्मॉल r तक, प्लस अब जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू स्मॉल r से बाहर चली गई तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई, स्फेरिकल शेल कुछ ऐसे बना और P पॉइंट मेरे पास इनसाइड आ गया, और जैसे ही P पॉइंट इनसाइड आया तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा K dq डिवाइडेड बाय x।
यस और नो? क्यों? क्योंकि इस स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है वो है x और इस p पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है r। तो जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इनसाइड पॉइंट के लिए होगा, स्फेरिकल शेल के लिए। तो मैंने लिख दिया k dq डिवाइडेड बाय x। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उन सारे पॉइंट्स के लिए जो मेरे पास स्मॉल r से ज्यादा है। तो यहां पे जो लिमिट हो जाएगी स्मॉल r से लेके कैपिटल R। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब तो क्या, अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो सबसे पहले dq को लिखोगे। dq को मैं क्या लिख सकता हूं? रो इंटू 4πx² 4πx² dx 0 से लेके स्मॉल r डिवाइडेड बाय r, प्लस यहां पे भी मैं सेम चीज लिख सकता हूं, रो इंटू 4πx² dx डिवाइडेड बाय x स्मॉल r से लेके कैपिटल R। तो जो चीज बाहर जा रही है उसको बाहर ले लो, k बाहर, रो बाहर, 4π बाहर और स्मॉल r भी बाहर। चलो स्मॉल r को अभी चलो बाहर ले लो, स्मॉल r तो कांस्टेंट है ना, सेंटर से r डिस्टेंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 से लेके स्मॉल r, प्लस k बाहर, रो बाहर, 4π बाहर और ये x² है तो इससे ये गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx स्मॉल r से लेके कैपिटल R। अब यहां पे मैं रो को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं रो को q बाय 4/3πr³ लिख सकता हूं? q डिवाइडेड बाय 4/3π इंटू कैपिटल R का क्यूब। यस और नो? सिमिलरली यहां पे भी मैं रो को क्या लिख सकता हूं? q डिवाइडेड बाय 4/3π इंटू कैपिटल R का क्यूब। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो ये 4π से ये 4π गया, यहां पे ये 3 है और किसी से कुछ जा रहा है क्या? किसी से कुछ नहीं जा रहा। तो ये क्या बना? 3kq डिवाइडेड बाय r³ इंटू r। ये बनेगा x³ 3 और अपर लिमिट हो जाएगी स्मॉल r, तो ये बनेगा r³ 3 प्लस यहां पे 4π से 4π गया, 3k डिवाइडेड बाय 3kq डिवाइडेड बाय r³। यहां पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x² डिवाइडेड बाय 2 को बाहर ले लिया, स्मॉल r से लेके कैपिटल R, या फिर लिख ही दो अंदर, क्या दिक्कत है। तो ये बनेगा r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब किससे क्या जा रहा है? एक r से ये बना r², ये 3 से ये 3 गया, ओवरऑल मेरे पास बचा kq डिवाइडेड बाय r³ इंटू r² प्लस 3/2 kq डिवाइडेड बाय r³ इंटू या फिर हम kq बाय r³ कॉमन भी ले सकते हैं। यस और नो? अगर मैं इसको ऐसा का ऐसा लिखूं तो ये बनेगा r² माइनस r²। यस और नो? चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं? kq बाय r³ कॉमन ले रहा हूं, kq बाय r³ मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा r², ये 3/2 अंदर चला जाएगा तो ये बचेगा 3/2 कैपिटल R² माइनस 3/2 स्मॉल r²। 1 माइनस 3/2 तो ये बचेगा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा? kq डिवाइडेड बाय r³ इंटू 3/2 r² माइनस 1/2 स्मॉल r²। ये 2 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास जो r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा kq डिवाइडेड बाय 2r³। ये 2 बाहर चला गया, 3r² माइनस स्मॉल r²।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई आपसे ये बात पूछ ले कि क्या बात पूछ ले कि आर के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से वैरी कर रहा है, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा ये पूरी टर्म बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव के अंदर टर्म बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास कम होगा। और किस तरीके से कम होगा? पैराबोलिकली कम होगा। क्यों? क्योंकि V is negative of R square. I hope this thing is clear to you. अब आप चाहो तो इसी स्टेटमेंट के अंदर, सबसे पहली बात ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। आप चाहो तो इसी स्टेटमेंट के अंदर अगर स्मॉल r की वैल्यू आप कैपिटल R पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विच इज 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर 2 से 2 गया kq बाई r, अगेन आपके पास आ जाएगा। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया वो आया के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यही आया? यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब अगर आपसे कोई एक स्पेशल केस पूछ ले, दैट इज एट r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब सरफेस वाला पॉइंट है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा? के क्यू बाय R। अगर इसी के अंदर कोई आपसे बात पूछ ले कि सेंटर के ऊपर कितना होगा, दैट इज एट r इक्वल्स टू 0, तो सेंटर के ऊपर मतलब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 3/2 के क्यू बाय। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो सिंपल सा फंडा, अगर कोई आपसे ये बात भी पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, तो अभी हमने देखा कि इनसाइड पॉइंट के लिए पैराबोलिकली डिक्रीज हो रहा है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए पैराबोलिकली डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा। दिस इज माय एट सेंटर विच इज 3/2 के क्यू बाय आर। यहाँ पे मेरे पास R की वैल्यू कैपिटल R हो जाती है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई R। ये होगा पैराबोला और यहाँ पे मेरे पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपरबोला भी बोल सकते हो इसको, है ना? हाइपरबोला जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो वो हाइपरबोला बनता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज हाइपरबोला। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये कुछ ग्राफ थे, ये कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स थे जो कि हमको याद होने चाहिए। सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, उससे पहले हमने रॉड पढ़ा था। रॉड का तो आप निकाल भी सकते हो, इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन डेरिवेशन अगर आ जाए तो आप निकाल भी सकते हो। फिर उसके बाद हमने रिंग पढ़ा। रिंग के लिए तो सारी चीजें सिंपल ही है। डिस्क के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका, जहां पे भी आप बैठते हो उसके सामने एक पेपर के ऊपर लिख के आप चिपका सकते हो और चीजों को याद रख सकते हो। जैसे जैसे सवाल बनाओगे वैसे वैसे चीजें याद होने लग जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब कई बार है ना, हमको बेसिकली किसी कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना हेल्पफुल नहीं होता किसी पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि क्या बात पूछी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्म वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लार्ज वायर है कुछ इस तरीके से, कलर चेंज कर लेते हैं। मेरे पास एक लार्ज वायर है, लार्ज वायर बोले तो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और लेट्स से इसके लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि भैया इसके सेंटर से RA डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है A और यहां पे रखा हुआ है Q चार्ज, यस और नो। और मैंने क्या किया, इस Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट लेके गया और ये जो डिस्टेंस है ये है RB।
तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। तो VB माइनस VA कितना होगा, मेरा टारगेट ये है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि हमको निकालना क्या है। अब सिंपल सा फंडा कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा कि इट विल बी सिंपली नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से लिखते हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा बाय r। तो अगर आपने गौर किया होगा तो जैसे ही चार्ज यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो आप क्या करोगे, सेंटर से इस वायर से r डिस्टेंस दूर जाओगे और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखोगे dr। तो जब ये r डिस्टेंस दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है, 2k लैम्डा बाय r, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास dr इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो कितना हो जाएगा cos 0 विच इज 1। अब इस तरीके से मेरे पास ये जो आया, ये छोटा सा, ये जो हमने अंदर लिखा, ये है मेरे पास छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, RA से लेके RB तक, RA से लेके RB तक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, dr बाय r मेरे पास होता है ln r, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ln rb माइनस ra हो जाएगा rb डिवाइडेड बाय ra। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब आप चाहो तो इसको अंदर ले जा सकते हो, तो 2k लैम्डा ln RA by RB, this would be the potential difference between B point and A point। अरे भैया ये क्या था, ln RB माइनस ln RA। अगर नेगेटिव अंदर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, ln RA माइनस ln RB। तो ln RA बाय RB मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू लार्ज शीट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लार्ज शीट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट है तो इसके लिए जो चीज डिफाइन होगी वो होगी सिग्मा। अब ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया, क्यों, क्योंकि एक लार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मेरे लिए कितना आसान हो गया। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पॉइंट है A पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है B पॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है L। तो अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि VB माइनस VA कितना होगा, तो ये क्या होगा, माइनस E इंटू L इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो फाइनल पॉइंट है B, तो मैं इसी तरफ चला तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर डायरेक्टली आप ये बात बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है L, तो E इंटू L, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसीलिए मैंने नेगेटिव भी लगा दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके अंदर आप E की वैल्यू भी लिख सकते हो। E की वैल्यू कितनी होती है, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L। सो दिस वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कोई आपसे ये बात पूछ ले कि लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है C कुछ इस तरीके से, और VC माइनस VA कितना होगा, तो ये तो हमने कल किया था ना कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता हूं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो VC माइनस VA मेरे पास हो जाएगा 0। अब चाहे वो आपको
ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, कैसे भी ले जाए, आप हर केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस लिख सकते हो। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, तो ये कुछ हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज थी जो आपको याद होनी चाहिए। एक एक चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।